हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने ग्रेविटेशन को ख़त्म कर लिया था, ठीक है। और आई होप कि जब भी आप पढ़ते होंगे तो साथ में कॉपी पेन ओपन होता होगा, क्योंकि ऐसे सुनने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो फटाफट से अपना कॉपी पेन निकालो और शुरू हो जाओ, ठीक है। और हेडिंग दो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ओवरव्यू बता दूं मैं आपको क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग इसमें। सबसे पहले आज के लेक्चर में मैं कवर करूंगा इसमें बच्चों इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी के बारे में, ठीक है। उसके बाद मैं कवर करूंगा स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। ये आज मैं कवर करूंगा, ठीक है। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल कर लेंगे और टाइम बचा अगर तो फिर मैं हुक्स लॉ और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसमें कि पढ़ना होता है हमें यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, ये सब पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। और तो सेकंड लेक्चर में हम लोग ये कवर करेंगे हुक्स लॉ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और उसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल, ठीक है। 3 लेक्चर मुझे लग रहा है जहां तक ये जाएगा इसमें, ठीक है। उसके अगले लेक्चर में पॉइजन्स रेशियो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और उसके न्यूमेरिकल। तो अप्रोक्सीमेट 3 लेक्चर होंगे बच्चों इसमें, 30 to 40 मिनट के 3 लेक्चर होंगे, ठीक है। उसमें आपका ये कवर हो जाएगा। एक्चुअली जेई नीट के लिए बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एक ही चैप्टर होता है जिसमें कि सॉलिड फ्लूइड आते हैं इनके, ठीक है ना। तो यहाँ से सीधा सीधा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को मिला करके ये 2 से 3 क्वेश्चन वहां से पूछ देते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करें आज इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। हेडिंग दो। चलो मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इंटरेस्टेड है टॉपिक ये। मेनली इसका यूज ज़्यादातर ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले पार्ट में होता है। जो जेई वाले बच्चे हों उनका ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले पार्ट में होता है इसका यूज, ठीक है। और जो मेडिकल के बच्चे हैं उनको बता दूं मैं कि फ्लूइड का काफ़ी सारा यूज होता है। जैसे मैं कई क्वेश्चन भी कराऊंगा, जैसे आर्टरी में जो ब्लड का फ्लो होता है उसका कुछ प्रेशर होता है ना, तो वो सब बर्नौली थ्योरम में उसके क्वेश्चन आते हैं आर्टरी में ब्लड फ्लो का, ठीक है। तो फ्लूइड आपके मेडिकल वालों के काम का है, और ये जो सॉलिड है फ्लूइड खैर इंजीनियरिंग वालों के काम का भी है, मेडिकल वालों के ही काम का है, ठीक है। लेकिन ये जो सॉलिड है ये ज़्यादातर इंजीनियरिंग वालों के काम का है, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में काफ़ी इसका यूज है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला वर्ड था हमारा इसमें इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिक वर्ड आप बचपन से सुनते आ रहे होगे, मुझे लग रहा है। रबर इलास्टिक जैसे मैं बोलता हूँ तो आपको समझ में आता है कि एक रबर जैसा कुछ होता होगा, है ना, जो स्ट्रेट होता होगा, ठीक है बच्चों। एक्चुअली इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल का। इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच इट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, साइज या ओरिजिनल स्टेट आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। सपोज करो एक रबर की बात करूं मैं, तो क्या करते हो आप, उसको ऐसे स्ट्रेच करते हो, ठीक है। तो जो फोर्स लगा के आपने स्ट्रेच किया उसको, वो है डिफॉर्मिंग फोर्स। वो क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। अब आपने ऐसे खींच दिया, जैसे ही छोड़ते हो तो क्या होता है, वो ऐसे चला जाता है ना, जाके चिपक जाता है वापस, ठीक है। तो जब आपने रिमूवल फोर्स को हटा दिया तो वापस क्या हो गया, वो अपने शेप, साइज या स्टेट को उसने रीगेन कर लिया, है ना। तो इसी प्रॉपर्टी को बच्चों कहते हैं हम लोग इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच अ बॉडी या इलास्टिक बॉडी रीगेन इट्स शेप, साइज और स्टेट, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम? इलास्टिसिटी। और जो मटेरियल ऐसा करता है उसे हम कहते हैं इलास्टिक बॉडी या इलास्टिक मटेरियल, करेक्ट है। तो ये डेफिनेशन हमने आपके लिए यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू व्हिच इट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक है, या ओरिजिनल स्टेट लिखा हुआ है यहाँ पे हमने, ठीक है, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स जान गए आप क्या होता है डिफॉर्मिंग फोर्स? मैं इसको थोड़ा सा खींचूं, ये नहीं टूट रहा है तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं है, खूब जोर से इसको लगाकर तोड़ दूं तो वो क्या होगा? डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। मतलब मैं स्ट्रेच कर दूं एक रबर को तो वो क्या हो गया? डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। एंड द मटेरियल इज कॉल्ड इलास्टिक मटेरियल, करेक्ट है। ये समझ गए आप कि आप फोर्स लगाया, वो डिफॉर्म हो गया, है ना, आपने फोर्स वापस हटाया, वो वापस उसने अपने शेप को रीगेन कर लिया, तो मटेरियल क्या हुआ? इलास्टिक मटेरियल, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी क्या हुआ? इलास्टिसिटी, करेक्ट है। अच्छा, ऐसा ही एक और वर्ड है बच्चों, प्लास्टिसिटी। मतलब ये जो डेफिनेशन हमारा इलास्टिसिटी का है और ये जो डेफिनेशन है बच्चों ये है प्लास्टिसिटी का, ठीक है। इसमें उन्होंने लिखाया हुआ है कि वो मटेरियल जो डिफॉर्मिंग फोर्स के रिमूवल के बाद अपने स्टेट को, अपने शेप को गेन ना करे, अपने शेप को गेन ना करे। अ मटेरियल व्हिच डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट या ओरिजिनल शेप, साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। इस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहेंगे और जो मटेरियल ऐसा करेगा उसे हम प्लास्टिक बॉडी कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, आसान है ये। चलो, डिफॉर्मिंग फोर्स समझ गए आप क्या होता है, इलास्टिसिटी समझ गए आप क्या होता है, प्लास्टिसिटी समझ गए आप क्या होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और चीर फाड़ करें हम लोग इसका। एक और वर्ड है हमारे पास बच्चों, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लूं।
ठीक है। चलो अब बच्चों देखो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। अब आप क्या करते हो, जब आप रबर को स्ट्रेच करते हो ना, जब आप खींचते हो उसे फोर्स लगाते हो, तो उसकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, अंदर की जो मोलिकुलर फोर्स है वो एक्टिव हो जाता है, और वो क्या करता है, आपके डिफॉर्मेशन को अपोज कर रहा होता है ना। जब वैसे मैं इसको खींच रहा हूँ तो यहाँ भी इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स हमें अपोज कर रहा है, ठीक है, और इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स से मैं कम फोर्स लगा रहा हूँ, इसलिए मैं इसको तोड़ नहीं पा रहा हूँ। इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स से मैं ज़्यादा फोर्स लगा दूंगा, मैं इसको तोड़ दूंगा, करेक्ट है। तो जब भी आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो तो उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, और वो जो फोर्स लगाते हैं वही रीस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, एन इंटरनल रेजिस्टेंस कह लो या इंटरनल अपोजिंग फोर्स कह लो, ठीक है, प्रोड्यूस इन द सबस्टेंस, या इंटरनल रेजिस्टेंस बिकम्स एक्टिव ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स। अंदर के मोलिकुलर फोर्स के कारण क्या होता है, वो एक्टिव हो जाता है, जो कि कहलाता है रीस्टोरिंग फोर्स। है समझ में। अच्छा आप सोचोगे सर रीस्टोरिंग फोर्स क्यों पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली बच्चों यहाँ पे ना स्ट्रेस पढ़ाऊंगा मैं, तो स्ट्रेस जो होता है वो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। जैसे आपने प्रेशर पढ़ा है, प्रेशर क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, जबकि अभी मैं स्ट्रेस पढ़ाने वाला हूँ। आप लिख लो, प्रेशर का फॉर्मूला जानते हो आप, है ना, वहाँ पे बच्चों एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, जबकि अभी मैं स्ट्रेस पढ़ाने वाला हूँ। स्ट्रेस जो होता है बच्चों वो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, करेक्ट है। अच्छा दूसरी बात की एक और में लिखा हुआ है कि एट इक्विलिब्रियम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू एन एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, जब डिफॉर्म ना हो, जितना मैं ये इधर लगा रहा हूँ, जितना मैं बाहर इधर फोर्स लगा रहा हूँ, उतना अंदर में भी इंटरमोलिकुलर फोर्स लगा रहा है, और ये इक्विलिब्रियम में नहीं टूट रहा है, ये नहीं ब्रेक हो रहा है ना। तो जब ये ब्रेक ना हो, जब ये स्ट्रेच ना हो, जब ये एलोंगेट ना हो, उस केस में हमारा एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये थी थोड़ी सी कहानी, है ना। ज़्यादा कहानी ना जानते हो, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। कहानी सुनने में बच्चों को ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप जेई या नीट की तैयारी कर रहे हो, 11th वाले हैं, तो ठीक है कहानी सुनो आप, ठीक है। मैं यूट्यूब पे भी देखता हूँ बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिनकी, है ना, छोटी छोटी छोटे छोटे टॉपिक को भी वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। टू दी पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आते हैं हम लोग स्ट्रेस पे, ठीक है, वो समझ गए आप। स्ट्रेस में बच्चों देखो क्या क्या हो सकता है, 3 हमने लिखवाया हुआ वैसे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब सपोज करो कि ये कोई इलास्टिक बॉडी कोई है, ठीक है, या कोई इलास्टिक रॉड है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लेंथ के लॉन्ग खींच सकता हूँ, लेंथ के लॉन्ग में कंप्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रेस आएगा बच्चों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के कैटेगरी में। किसी कैटेगरी में आएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। मीन्स अगर आप स्ट्रेस इसके लेंथ के लॉन्ग लगाओ, मतलब आप लेंथ के लॉन्ग खींचो या लेंथ के लॉन्ग दबाओ, ठीक है। अगर आप लेंथ के लॉन्ग इसे खींच के स्ट्रेस प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, स्ट्रेच करके करोगे, तो ये कहलाता है बच्चों टेंसाइल स्ट्रेस। और अगर आप लेंथ के लॉन्ग इसको कंप्रेस करके स्ट्रेस प्रोड्यूस करोगे, इसे कहते हैं बच्चों कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या कहते हैं इसे, कंप्रेसिव स्ट्रेस। आया समझ में। तो हमने लिखवाया हुआ है कि व्हेन स्ट्रेस इज अलोंग लेंथ इट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। मतलब सपोज करो कि ये कोई वायर है, ठीक है, इस वायर में हमने नीचे की तरफ फोर्स लगाया F, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा हमारा वो F/A, ठीक है, क्योंकि हमने जितना F लगाया है उतना ही अंदर इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स होगा, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे आप चाहो तो फॉर्मूला लिख लो कि स्ट्रेस इक्वल टू, या यहाँ लिख करके मैं यहीं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्ट्रेस इक्वल टू क्या लिखूं मैं, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, करेक्ट है। अच्छा अगर यूनिट की बात करें बच्चों, यूनिट क्या होगा इसका, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, यानी कि प्रेशर के इक्वल, ठीक है। पास्कल भी कह सकते हो इसको आप, ठीक है। और डायमेंशन निकालने में तो आप मास्टर ही हो, है ना, डायमेंशन तो मैंने खूब सिखाया है आपको, ठीक है, समझ गए ये। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है बच्चों, अगर आप लेंथ के लॉन्ग स्ट्रेस प्रोड्यूस करो, है ना, मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो कि सपोज एक वायर है, ठीक है, ये वायर है हमारा, और यहाँ पे F हमने ऐसे लगा दिया, मतलब इस सरफेस पे हमने नॉर्मल लगा दिया है, ठीक है। देखो नॉर्मल फोर्स है ना, ये सरफेस हो गया हमारा और ये नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो इसे भी कह सकते हैं आप कि अगर आप सरफेस पे नॉर्मल फोर्स लगा करके जो स्ट्रेस प्रोड्यूस करो, इसे आप कह सकते हो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। और दो तरह से क्लासिफाई कर दिया हमने, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर आप इसको लेंथ के लॉन्ग एलोंगेट कर रहे हो तो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो टेंसाइल हो गया। अगर आप लेंथ के लॉन्ग इसे कंप्रेस कर रहे हो
फिर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसे आप कहेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। बहुत आसान है। चलिए, मज़ा आया, थोड़ा और मज़ा आएगा अभी वॉल्यूम पढ़ेंगे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग, बहुत ही चैप्टर है ये। हाँ, वॉल्यूम स्ट्रेस। देखो बच्चों, वॉल्यूम स्ट्रेस कहाँ यूज होगा। सपोज करो कि ये एक बॉल है, ठीक है, इसको डाल दिया हमने पानी के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर हमने इस डाल दिया बॉल को। तो पानी में क्या होगा, इधर से भी फोर्स लग रहा होगा, इधर से भी फोर्स लग रहा होगा, है ना, नॉर्मल फोर्स कहते हैं। इधर से भी लग रहा होगा, इधर से भी लग रहा होगा, हर तरफ से इस पे क्या लग रहा होगा, फोर्स, ठीक है, हर तरफ से फोर्स लग रहा होगा। इसके कारण मान लिया हमने कि एलिमेंट्री चेंज हुआ डेल्टा वी, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल फोर्स जो हर तरफ से लग रहे हैं, ऑल डायरेक्शन से लग रहे हैं, ठीक है, तो ये जो स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों, इसे ही हम कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस। क्या कहते हैं इसे, वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है। आप कह सकते हो कि व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एनी फ्लूइड, ठीक है, जैसे तुम अभी फ्लूइड में हवा भी आता है और पानी भी आता है, ठीक है, जैसे अभी हम लोग यहाँ एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, तो मेरे ऊपर भी प्रेशर है, इधर से भी प्रेशर है, हर तरफ से एटमॉस्फेयर का प्रेशर है 1 atm प्रेशर, ठीक है। आगे पढ़ाएंगे हम लोग फ्लूइड में 1 atm क्या होता है, 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है, या इसको आप 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कह सकते हैं इसको, है ना, या ये बार में आता है 1 बार होता है, ठीक है, टॉर में आता है, बहुत सारी यूनिट है, ठीक है। तो वॉल्यूम स्ट्रेस समझ गए आप क्या हुआ बच्चों। वॉल्यूम स्ट्रेस को आप भी ऐसे कह सकते हो, है ना, आप इसको कह सकते हो सेम वही F/A, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स कौन सा है बच्चों, ये नॉर्मल फोर्स, ये वाला फोर्स, ठीक है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया जो है हमारा ये, है ना, आप कह सकते हो इसको नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, करेक्ट है। चलिए, ऐसे ही बच्चों एक है हमारे पास शियर स्ट्रेस, ठीक है। शियर स्ट्रेस जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो होता क्या है, शियर स्ट्रेस के लिए मुझे एक बुक वगैरह लाना होगा आपके पास। देखो शियर स्ट्रेस को समझाने के लिए बच्चों मैं एक बुक लेकर आया हूँ आपके पास। सपोज करो कि ये हमारे पास कोई मोटी सी बुक है, ठीक है, और मैं क्या करूँगा, इस पर नॉर्मल फोर्स लगा रहा हूँ मैं ऐसे, ठीक है। देखो मैं इस पर अगर फोर्स लगा रहा हूँ बच्चों, धीरे धीरे देख रहा है ये एंगल चेंज हो रहा है इसका, दिख पा रहा है आपको, देखो एंगल चेंज हो रहा है इसका, है ना, देखो, मतलब मैंने ऐसे फोर्स लगाया है इस पर, पैरेलल टू सरफेस लगाया फोर्स, तो इसका क्या हो रहा है, एंगल बेंड हो रहा है, ठीक है। चलिए अब डायग्राम से देखते हैं बच्चों। हुआ क्या कि सपोज करो कि अपने पास ऐसा एक क्यूबॉइड कोई बॉडी था, ऐसा मान लिया हमने एक क्यूबॉइड कोई बॉडी था, ठीक है, और इस पे हमने ऐसे फोर्स लगा दिया पैरेलल टू सरफेस, पैरेलल टू अ फेस, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये जो बॉडी होगा बच्चों कुछ ऐसा हो जाएगा, ये बॉडी कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये एंगल कुछ हो जाएगा इसका, ठीक है। तो जो डेफिनेशन होगा आपका कि व्हेन स्ट्रेस इज टेंजेंशियल और पैरेलल टू सरफेस ऑफ बॉडी, यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ पैरेलल टू सरफेस ऑफ बॉडी, ठीक है, तो इसके कोरिस्पोंडिंग स्ट्रेस को आप कहेंगे शियर स्ट्रेस। क्या है समझ में कि ये जो बुक था हमारा, है ना, इस बुक पे क्या किया था हमने, पैरेलल टू सरफेस फोर्स लगाया था, ठीक है, तो देखो ये डिफॉर्मेशन हो रहा था, एक एंगल बन रहा था, ठीक है। आगे हम लोग इस एंगल को कहेंगे शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो क्या कह दिया हमने कि व्हेन स्ट्रेस इज टेंजेंशियल और पैरेलल टू सरफेस ऑफ बॉडी इट इज नोन एज शियर स्ट्रेस, ठीक है। और बाद में बच्चों इस एंगल को हम लोग शियर स्ट्रेन कहेंगे। अभी हम लोग अगले पेज पर पढ़ेंगे। स्ट्रेस क्लियर है यहाँ से। चलिए, तो स्ट्रेस क्लियर, तो इसके साथ ही स्ट्रेन भी क्लियर कर लें। सपोज करो बच्चों एक वायर था हमारे पास, है ना, मान लिया एक वायर था, ये वायर मान लिया हमने 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब आपने इसको क्या किया, स्ट्रेच किया, फोर्स लगाया इस पे, तो मान लिया ये बढ़ करके अब जो नया वायर का लेंथ हो गया वो हो गया 2.2 सेंटीमीटर, है ना। एल डैश कितना हो गया हमारा 2.2 सेंटीमीटर, ये पहले था ये अब है, करेक्ट है। तो इस केस में 0.2 क्या है हमारा, 0.2 यहाँ पे बच्चों स्ट्रेन है, ठीक है। तो जान लो कि स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा इसको नीचे कर दूं, स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों ये होता है हमारा चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। मीन्स बच्चों ये जो चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ हो सकता है, ये चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम हो सकता है, या फिर ये tan थीटा, ये वाला जो एंगल है बच्चों tan थीटा, ये हो सकता है, ठीक है। अब देखो सपोज क्या बताया हमने कि लेंथ 2 सेंटीमीटर था, अपने फोर्स लगाया, अब ये लेंथ 2.2 सेंटीमीटर हो गया इसका बढ़ के, ठीक है। तो उस केस में लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ,
करेक्ट है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, बहुत बढ़िया। और शियर स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, ये tan थीटा, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो देख लेना ये कितना है अपॉन ये कितना है, इससे निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत आसान था, बहुत मजा आया। क्या क्या पढ़ लिया हमने, देखो सबसे पहले पढ़ लिया हमने कि इलास्टिसिटी क्या होता है, तो वो प्रॉपर्टी है मटेरियल का जिसके कारण वो अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर लेता है, और ऐसे करने वाले मटेरियल को हम लोग इलास्टिक करते हैं। जो ऐसा नहीं करता है ना, उसको हम लोग प्लास्टिक कहते हैं। जो रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेने के बाद जो अपने शेप को रिगेन ना करे उसे प्लास्टिसिटी कहते हैं, प्रॉपर्टी को, उस मटेरियल को प्लास्टिक कहते हैं, करेक्ट है। फिर हमने रिस्टोरिंग फोर्स देख लिया, हमने क्या देखा रिस्टोरिंग फोर्स, कि जब हम फोर्स लगाते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, तो अंदर का इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्टिव हो जाता है, जो क्या करता है, अपोज करता है, अपोजिंग फोर्स होता है वो, ठीक है, रेजिस्टिंग फोर्स होता है, ठीक है। तो वही रिस्टोरिंग फोर्स हो गया हमारा, अपोजिंग फोर्स को क्या कहते हैं हम, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, स्ट्रेस क्या होता है बच्चों, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। इसको हमने 3 तरीके से क्लासिफाई कर लिया, 3 पार्ट में, कौन सा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, ठीक है। लेंथ के लॉन्ग जब स्ट्रेस हो तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, जब वॉल्यूम में चेंज हो, है ना, हमारे स्ट्रेस लगाने से, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन एरिया तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और जब टेंजेंशियल स्ट्रेस हो तो क्या कह दूं मैं इसको, शियर स्ट्रेस, ठीक है। यहाँ भी हमने 2 तरह पार्ट में क्लासिफाई कर लिया। और ऐसे ही था हमारा स्ट्रेन, है ना, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, या tan थीटा, करेक्ट है। बहुत आसान था, मजा आया। चलिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी करें, ठीक है ना। चलो एनर्जी लाओ, न्यूमेरिकल करते हैं, डरना नहीं है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, और प्रीवियस आया हुआ क्वेश्चन सही है। 2 मिनट में करेंगे, निकालेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 वायर ऑफ सेम मटेरियल इज 2:1, ठीक है। मतलब 2 वायर ले लिया बच्चों, एक वायर का जो है रेडियस मान लो इसका 2 मीटर है, तो इस वायर का जो रेडियस है वो 1 मीटर है सिर्फ। इस वायर का कितना रेडियस, सिर्फ 1 मीटर, करेक्ट है। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्ट्रेस इफ दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स, मतलब दोनों को अगर सेम फोर्स से खींचा गया है तो स्ट्रेस का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो स्ट्रेस 1 अपॉन स्ट्रेस 2, तो इसको कह सकते हो आप F1 बाई, अच्छा दूसरी बात क्या, रेडियस दिया हुआ बच्चों, है ना। तो F1 बाई A1 कितना होगा, पाई R1 का स्क्वायर, अपॉन S2 क्या होगा हमारा, F2 बाई पाई R2 का स्क्वायर, करेक्ट है। अब यहाँ से बच्चों आप क्या करेंगे, है ना, फोर्स दोनों सेम ही है हमारा, है ना, फोर्स सेम है, आसान कर दिया काम काउंट फिट करने में, ठीक है। पाई R1 का स्क्वायर, और ये ऊपर उल्टा हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर अपॉन F2 के जगह पे भी F, है ना। ये डिवाइड तो करने आता है आपको ना बच्चों। अगर ये 2/3 अपॉन में 5/4 है, तो क्या करते हैं हम लोग, 2/3 और ये 5/4 ऊपर आकर 4/5, ऐसे भी करते हैं। चलिए F ने F को मार दिया, पाई ने पाई को मार दिया, क्या आया बच्चों, यहाँ से आया R2/R1 का स्क्वायर, क्या आया, R2/R1 का स्क्वायर, ठीक है। तो R2/R1 क्या होगा बच्चों, देखो 2:1, ये क्या है हमारे पास, R1/R2 है ना, R1/R2 है हमारे पास 2/1, यहाँ पे आप 1/2 रखेंगे उल्टा, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा बच्चों आपका 1/4, पहला ही ऑप्शन है हमारा, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज ध्यान रखना बच्चों, बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे 2:1 था ना, तो यहाँ पे 2:1 अगर रख दोगे तो 4:1 आंसर आएगा आपका, और पहला ही ऑप्शन है, देख रहे हो, आपके बेवकूफ बनाने के लिए, आपको फंसाने का ये प्रयास किया गया, पहला ही ऑप्शन 4:1 डाल के, ठीक है। तो फंसना नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे, ठीक है। हाँ सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लूँ, कह रहा है कि एक बॉडी है मास 10 किलोग्राम का, अटैच्ड है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर में, ठीक है। मान लिया 10 किलोग्राम का बॉडी को हमने टांग दिया 30 सेंटीमीटर के वायर में, ठीक है। ब्रेकिंग स्ट्रेस 4.8 × 10⁷, ठीक है। अब पास्कल कर देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ शायद, ठीक है। चलो ये हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में दिया हुआ है इसका, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी विद व्हिच इट कैन बी रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, मतलब यहाँ पे क्या किया हमने, 10 किलोग्राम का मास यहाँ पे रख लिया, ठीक है। 30 सेंटीमीटर लेंथ है इसका, 10 सेंटीमीटर का मास हमने यहाँ पे अटैच कर लिया, ये टूट सकता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो 4.8 × 10⁷ पास कर सकता है, ठीक है।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है इसका 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। वो कह रहा है कितने मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी से इसको रोटेट कर सकते हो आप हॉरिजॉन्टल सर्कल में। ध्यान रखें यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल सर्कल का क्वेश्चन है, ठीक है, वर्टिकल सर्कल नहीं है। वर्टिकल सर्कल में फिर आपको लॉज ऑफ मोशन का केस आ जाएगा, है ना। वर्टिकल सर्कल में क्या होता है बच्चों, टेंशन अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होता है। नीचे में क्या था mg + mv²/r, है ना, तो और टफ क्वेश्चन बन जाएगा ये, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या करना है, इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाना है। मतलब अगर मैं डायग्राम से दिखाऊं तो कुछ ऐसा है कि ये 10 किलोग्राम का मास ऐसे ऐसे घुमाते रहना है इसको, ठीक है ना, ऐसे करके घुमाना है। तो बाहर की तरफ बच्चों क्या फोर्स लगेगा यहाँ पे, m⍵²L, यही तो लगेगा। अगर L लेंथ है तो क्या लगेगा बाहर की तरफ, m⍵²L। अब ये जो m⍵²L है ये होना चाहिए बच्चों ब्रेकिंग स्ट्रेस के इक्वल। अगर ये m⍵²L जो बाहर की तरफ है ये अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस से ज़्यादा हो गया तो ये रोप टूट जाएगा, ये रस्सी टूट जाएगा। आया समझ में। तो आप इसे कह सकते हो कि आपका जो, अगर आप चाहते हो कि टूटे ना, है ना, तो क्या होना चाहिए, ब्रेकिंग स्ट्रेस शुड बी इक्वल टू m⍵²L, करेक्ट है। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है ओमेगा की वैल्यू, ठीक है। तो ओमेगा क्या होगा बच्चों, यहाँ से ओमेगा होगा हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन, ठीक है, ml, देखो, ठीक है, का रूट, करेक्ट है। ये ml को हमने नीचे भेज दिया। अब ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू पुट करो आप, कितना है 4.8 × 10⁻⁷ अपॉन मास कितना है 10 किलोग्राम, लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर यानी 0.3, ठीक है। इसको बच्चों अगर आप सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आएगा आपका, ये आप करके देख लेना, मैंने पहले से किया हुआ है, ये आएगा आपका 4 रेडियन/सेकेंड, ठीक है। आप सॉल्व करके देखना, ठीक है। ये लगभग 4 रेडियन/सेकेंड के आसपास आएगा बच्चों। ये लॉज ऑफ मोशन ही तो था, क्या था लॉज ऑफ मोशन, हमने बताया था वहाँ पे कि बाहर की तरफ क्या लगता है mv²/r, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन, कनेक्टेड क्वेश्चन आते हैं। लॉज ऑफ मोशन अगर आप नहीं पढ़े हो तो यहाँ पे आपको नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ कि फिजिक्स जो है वो शुरू से पढ़ने का चीज़ है, ठीक है। कहीं से भी सीधा नहीं पढ़ सकते हो आप, कनेक्टेड होता है, ये चैप्टर सारे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। चलो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। 3 क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे अगला टॉपिक जो था हमारा हुक्स लॉ वगैरह, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। चलिए, ये भी बहुत सा आसान क्वेश्चन है कि ब्रेकिंग स्ट्रेस एक एल्युमिनियम वायर का है 7.5 × 10⁸। जब भी बच्चों न्यूमेरिकल मैं करवाता हूँ तो ये नहीं कि आप बस कहानी की तरह सुनते जाओ, पहले आप इस स्क्रीन को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ना आए तो आप आगे सोल्यूशन देखो, ठीक है। चलिए, तो एल्युमिनियम वायर मान लिया ये, इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस पता लग गया हमें, ठीक है, कितने से ये टूट सकता है। कह रहा फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एल्युमिनियम वायर दैट कैन हैंग वर्टिकली विदाउट गेटिंग ब्रोकन, ठीक है। मीन्स सपोज करो बच्चों, देखो इसको आप ऐसे समझ लो, आपके घर में जैसे रोटी पकाने के लिए आटा सनता है ना, तो आप क्या करते हो, बचपन में करते हो ऐसा, थोड़ा सा आटा लेकर के ऐसे गोला करके ऐसे उसके छिपकली बनाते होंगे उसका, ठीक है, या उससे मूछे बनाते होंगे अपनी, है ना, बचपन में बच्चे बनाते हैं आटा का वो गोला गोला से लेकर के, ठीक है। तो छोटा सा अगर आटा का गोला लेकर के आप ऐसे करोगे ना, इतना लंबा सा एक उंगली का, तो वो नहीं टूटेगा, लेकिन अगर वो लंबा कर दोगे तो क्या करता है, टूट जाता है वो। है समझ में क्या कह रहे हो, सना हुआ आटा ले लेना गोला छोटा सा, ठीक है, और उसको ऐसे ऐसे करके, है ना, इतना लंबा एक उंगली का आप रस्सी बनाना, ठीक है, छिपकली वगैरह कुछ बनाना, ठीक है। तो क्या होता है वो अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो टूट जाता है ना। तो यहाँ भी वही है बच्चों कि ब्रेकिंग स्ट्रेस इतना है, ठीक है। तो कितना मैक्सिमम लेंथ का एल्युमिनियम वायर जो है दैट कैन हैंग वर्टिकली विदाउट गेटिंग ब्रोकन, ठीक है, बिना ब्रेक हुए कितना लंबा आप एल्युमिनियम वायर को टांग सकते हो। जो टूट सकता है वो भी, जब ज़्यादा वेट कर दोगे तो हो सकता है अपने वेट के कारण टूट जाए। जैसा कि मैंने आटा के बताया कि आटा का छिपकली बनाते हैं वो भी टूट जाता था, है ना, लंबा हो जाए थोड़ी देर टांगने के बाद टूट जाता था वो, ठीक है। तो और इसमें डेंसिटी भी दिया हुआ है एल्युमिनियम का, है ना। कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। पहले मान लिया बच्चों ये हमारा L लेंथ का एल्युमिनियम का वायर है, ठीक है, जो कि हैंग हो सकता है बिना टूटे हुए, ठीक है। तो इसमें जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा बच्चों, वो लग रहा होगा mg। क्या लग रहा होगा, mg। अब mg तो यहाँ मास तो नहीं दिया हुआ लेकिन डेंसिटी दिया हुआ है ना। तो मैं इसको कह सकता हूँ ρv, है ना, जो कि होता है a × l। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लिया हमने a, ठीक है बच्चों। देखो डेंसिटी क्या होता है हमारा, मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो जानते हो आप। तो इसको आप मास, और वॉल्यूम क्या होता है हमारा, एरिया × लेंथ, तो m × al। तो यही से आप m कह सकते हो ρ × a × l। तो वही वैल्यू हमने पुट कर दी m की, और g ऑलरेडी यहाँ पे है, करेक्ट है। तो ब्रेकिंग फोर्स कौन है यहाँ पे, कौन तोड़ सकता है इसको, इसका अपना वेट mg।
जो कि किसके इक्वल हो गया, रो ए एल इंटू जी के, करेक्ट है। अब यहाँ पे आपसे ब्रेकिंग स्ट्रेस पूछ रहा है, ठीक है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होगा बच्चों, तो एम जी अपॉन ए, और यहाँ पे डेंसिटी के टर्म में है तो रो ए एल जी अपॉन ए, एन ए को मार दिया। मीन्स बच्चों जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है हमारा वो रो एल जी होता है। क्या होता है, रो एल जी, करेक्ट है। तो यहाँ से पूछ रहा है आपसे एल कितना, मैक्सिमम कितना, तो एल जो होगा बच्चों वो होगा ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन रो इंटू जी, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप है ना अपने फॉर्मूले वाले कॉपी में लिख लेना। मैं अलग कलर से कलर कर दूं इसको, कि कितना लेंथ का वायर होगा बच्चों, वो होगा ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन रो इंटू जी, ठीक है। इतने लेंथ के वायर को ये हैंग कर सकता है। अब ये डायरेक्ट हो गया, ठीक है, वैल्यू पुट कर दे, आंसर आ जाएगा। ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना है हमारा 7.5 इंटू 10⁸, याद रखे डाइन में है ये, ठीक है, सब कुछ सेंटीमीटर में, अपॉन रो है हमारा 2.7 है ना 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको मिटा ही दो। यहाँ पे आप जी की वैल्यू ले लो 980 है ना, और इसको आप सॉल्व करो, ठीक है। इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 2.8 इंटू है 2.83 के आसपास आएगा इंटू 10⁵ सेंटीमीटर, ठीक है। आप इसको 2.83 10⁵ सेंटीमीटर, इसको आप 2.83 किलोमीटर भी कह सकते हो, ठीक है। 10⁵ सेंटीमीटर है ना, तो इसमें से अगर आप 3 जीरो इसको दे दोगे तो ये हो जाएगा हमारा किलो, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 2.83 किलोमीटर, ठीक है। ये आंसर है। तो इस तरह से बच्चों हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। चलिए एक और टॉपिक हम लोग कवर कर ले, हुक्स लॉ और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। देखो स्ट्रेस तो जान गए आप क्या होता है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन भी जान गए आप क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। अब हुक्स जो थे वो साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो उन्होंने रिलेशन निकाला था स्ट्रेस और स्ट्रेन में, ठीक है। उन्होंने कहा था कि स्ट्रेस जो होता है किसी बॉडी में, मान लिया कि हमने फोर्स लगा के स्ट्रेस प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन के, ठीक है। लेकिन ये तभी तक वैलिड है जब डिफॉर्मेशन स्मॉल हो, या आप कह सकते हो विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। एक और वर्ड इसमें यूज कर लो आप कि विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। विद इन इलास्टिक लिमिट क्या होता है बच्चों, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। बहुत आसान सा लॉ है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लॉ जो होता है बच्चों, देखो थ्योरम और लॉ में क्या अंतर है, थ्योरम का प्रूफ होता है, लॉ जो होता है बच्चों वो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ, हुक्स लॉ, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जैसे जैसे इन्होंने स्ट्रेस को बढ़ाया वैसे वैसे क्या हुआ, स्ट्रेन बढ़ते गए। तो सपोज एक रबर है ना, यहाँ में 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो थोड़ा सा एलोंगेट हुआ, 10 न्यूटन का लगाया तो थोड़ा और हुआ, 20 न्यूटन का लगाया तो थोड़ा और हुआ। मतलब जितना अधिक स्ट्रेस है उतना अधिक स्ट्रेन है, लेकिन इलास्टिक लिमिट के अंदर, ठीक है, या छोटे डिफॉर्मेशन के लिए, है ना, ये नहीं कि आप तोड़ दो उसको, ठीक है। तो छोटे डिफॉर्मेशन के लिए या विद इन इलास्टिक लिमिट क्या है बच्चों, स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों आप कह सकते हो कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होगा, एक कांस्टेंट, ठीक है, इसको नीचे लाया मैंने कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को बच्चों, इसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को है ना, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, एंड दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। आप कह सकते हो इसको कि दिस है ना कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज called modulus of elasticity। ऐसा समझ में क्या बताया कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का नाम दिया गया बच्चों मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या नाम दिया गया, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, या आपको इसको इलास्टिक कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब बहुत आसान था यहाँ तक। अब आगे मॉडुलस इलास्टिसिटी को बच्चों फर्दर क्लासिफाई किया गया, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस, ठीक है। ये तीनों साइंटिस्ट थे। यंग्स मॉडुलस क्या है, तो वाई से नोट करते हैं इसको। इन्होंने कहा कि यंग्स मॉडुलस जो होगा बच्चों वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, क्या, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा,
करेक्ट है ना, मतलब लेंथ में डील किया इन्होंने, है ना, लेंथ के अलॉन्ग। मतलब आप कह सकते हो इसको एफ बाई ए अपॉन क्या था हमारा डेल्टा एल बाई एल। लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस क्या था बच्चों, चलते हैं पीछे, क्या था ये डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो बच्चों एफ बाई ए और ये ऊपर आके बच्चों एल अपॉन डेल्टा एल, करेक्ट है, बहुत आसान है। अच्छा इसी को बच्चों आप सपोज करो सिलिंड्रिकल वायर है, ठीक है ना, सिलिंड्रिकल वायर में आप एफ फोर्स लगा रहे हो, इसका आर रेडियस है, तो इस केस में क्या कहोगे, इस केस में जो वाई होगा बच्चों वो होगा एफ बाई ए क्या होगा हमारा पाई आर स्क्वायर और इंटू एल बाई डेल्टा एल। कई बार बच्चों इस एल को कैपिटल एल ले लिया जाता है और डेल्टा एल को स्मॉल एल ले लिया जाता है, ऐसा समझ में, इस एल को कई बार क्या लिया जाता है कैपिटल एल, टोटल लेंथ तो कैपिटल एल, और जो एलोंगेशन है हमारा डेल्टा एल इसको स्मॉल एल मान लिया जाता है, ठीक है। बहुत आसान था, क्या था यंग्स मॉडुलस बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सिर्फ लेंथ में डील किया इन्होंने, ठीक है, बहुत आसान। अच्छा ऐसे ही बच्चों बल्क मॉडुलस, इसको बच्चों डिनोट किया जाता है बी से या के से। इन्होंने कहा कि बल्क मॉडुलस जो होगा हमारा वो नॉर्मल स्ट्रेस, क्या नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन, ये डील किया इन्होंने वॉल्यूम में, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। डिनोट करते हैं बच्चों, इस किसी बुक में बी है किसी बुक में के है, ठीक है, एनसीईआरटी में आई थिंक बी और के अलग अलग बुक में अलग अलग है, ठीक है। अब आप इसको कह सकते हो नॉर्मल स्ट्रेस को एफ बाई ए और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कह सकते हो आप डेल्टा वी बाई वी, करेक्ट है। इसको आप कहोगे एफ वी अपॉन ए डेल्टा वी, ठीक है। एक चीज जान लो बच्चों कि चाहे यंग्स मॉडुलस हो, चाहे बल्क मॉडुलस हो, चाहे शियर मॉडुलस हो, ठीक है, या कोई मॉडुलस वेलोसिटी हो, सबका यूनिट और डायमेंशन जो है वो स्ट्रेस के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, स्ट्रेस के। क्यों, क्योंकि स्ट्रेन जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। यहाँ पीछे वाले पेज पे चलो मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे स्ट्रेन इज, है ना, इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है, करेक्ट है। चलिए तो यहाँ पे समझ गए आप, देखो हम लिखवाया हुआ है कि यूनिट्स एंड डायमेंशन सेम एज स्ट्रेस। जितने भी मॉडुलस वेलोसिटी है सबका यूनिट डायमेंशन किसके इक्वल होता है, स्ट्रेस के इक्वल होता है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है बच्चों टाइप्स ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटी, ठीक है, कैसा मटेरियल है। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग यंग्स मॉडुलस होता है, कॉपर वायर का कुछ और यंग्स मॉडुलस होता है, सिल्वर वायर का कुछ और होता है, स्टील वायर का कुछ और होता है, करेक्ट है। किस पे डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे, टाइप ऑफ मटेरियल पे, ठीक है, टेम्परेचर पे और कैसा है इम्प्योरिटी है, करेक्ट है। चलिए तो बल्क मॉडुलस समझ गए, यंग्स मॉडुलस समझ गए। लास्ट मॉडुलस है हमारा बच्चों शियर मॉडुलस। इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। डिनोट करते हैं बच्चों इसको ईटा से, है ना। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक, सॉरी शियर स्ट्रेन, करेक्ट है। नॉर्मल स्ट्रेस क्या था हमारा एफ बाई ए अपॉन में शियर स्ट्रेन क्या था हमारा tan थीटा। ये देखते हैं पीछे वाले पेज पे क्या था, यहाँ पे tan थीटा था, है ना। ये तो शियर स्ट्रेन हमारा tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा एफ बाई ए अपॉन tan थीटा, करेक्ट है। तो ये था बच्चों हमारा यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस। अच्छा एक और वर्ड होता है बच्चों यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। एक्चुअली कंप्रेसिबिलिटी जो होता है बच्चों 1/k होता है या 1/बल्क मॉडुलस होता है, 1/बल्क मॉडुलस, ठीक है। डेफिनेशन होगा बच्चों इसका कि रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। आज समझ में, कुछ भी नहीं था, बहुत आसान था आज का लेक्चर, ठीक है। यंग्स मॉडुलस समझ गए आप, बल्क मॉडुलस समझ गए आप, शियर मॉडुलस भी समझ गए, ठीक है। पीछे आपने स्ट्रेस समझ गए, स्ट्रेन समझ गए और उसके न्यूमेरिकल भी कर लिया, ठीक है।